स्वागत है आपका केटीजी थर्मो की तीसरी पे। ठीक है, आज भी हम लोग कुछ बहुत अच्छे सवाल एचसीवी के और जो मेरे पास डाउट्स आए हैं उन पे करेंगे। तो बेसिकली आज की क्लास न्यूमेरिकल बेस्ड और मोस्टली जो मेरे पास सवाल जितने भी आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई एडवांस टाइप के हैं। तो नीट वाले चाहे तो फिर से ये लेक्चर स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो लोग बढ़िया समझिए, देखिए, सुनिए, क्योंकि आप लोग डाउट पूछे नहीं है। कोई आपके डाउट होते तो आपके समुदाय का भी काम होता, नहीं है तो कोई बात नहीं। एक सवाल है मेरे पास कि 1 मोल, पहला सवाल लिखिए, 1 मोल of an ideal 1 mole of an ideal gas is taken through the process PV का पावर x is equals to constant, PV का पावर x is equals to constant. The graph shows variation of molar heat capacity मतलब C with X। अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और उसका मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, CV माइनस R बाय X माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन होता है ना, C का X के साथ इक्वेशन, इस इक्वेशन को उसने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हालांकि ये सब इक्वेशन आप लोग मैथ्स में ड्रॉ करना सीखेंगे, इस क्वेश्चन में ये ड्रॉ नहीं किया हुआ है, और ये ड्रॉ किया हुआ कुछ ऐसा। ये डॉटेड लाइन, सभी ग्राफ नहीं ड्रॉ किए, ये 2 डॉटेड लाइन था। अनिरुद्ध श्रेष्ठ आया है? हाँ आया है। पहले क्लास में नहीं थे क्या? लेट साइज बनाना चाहिए ना। ये C डैश है, ये जो लाइन है इस लाइन का वैल्यू है, मतलब ये जो कट कर रहा है यहाँ पे, ये कट कर रहा है 3R/2 पर, और ये एक लाइन है ऐसे, तो ये ऐसे करके ग्राफ है, और ये जहां कट कर रहा है उसको x डैश कहा गया है। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड C डैश एंड x डैश, C डैश और x डैश की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो देखिए ध्यान से, ये ग्राफ यहां कट कर रहा है और इस वैल्यू का नाम क्या है? C डैश। अब अगर इस पॉइंट को रीड करें हम लोग, अपना बेसिक कोऑर्डिनेट का जो अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक क्लास 9th 10th में जो पढ़े थे, क्या अंडरस्टैंडिंग हम लोग का कि C डैश C का वह वैल्यू है जब x क्या हो जाता है? 0। ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे है ना, y एक्सिस पे है ना, y एक्सिस है, मतलब x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। मतलब C डैश C का वह वैल्यू है जब x का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और ये फॉर्मूला हम लोग को पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, मतलब इस सिस्टम का एक जो इक्वेशन है वो तो हम लोग को पता है। तो इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। फॉर x इज इक्वल्स टू 0, C की वैल्यू क्या हो जाएगी? C डैश। तो C को क्या लिख देंगे? C डैश इज इक्वल्स टू CV माइनस R बाय x माइनस 1, और x कितना है? 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा CV माइनस प्लस R, और गैस भी दिया हुआ है शायद ना, ऑक्सीजन था। 1 मोल ऑफ an ideal gas is taken through the process। गैस दिया हुआ कौन सा है? नहीं, गैस नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो C डैश कितना है? CV प्लस R। C डैश कितना है? CV प्लस R। अच्छा, ये पॉइंट वह पॉइंट है, यह पॉइंट
वह पॉइंट है, देखिए ये पॉइंट के बारे में समझिए, ये कितना लिखा हुआ है 3r/2। ये लाइन पे देखो ये ग्राफ कब पहुंच रहा है, जब x का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तब इस लाइन को टच करेगा। मतलब जब x इन्फिनिटी होगा तब मोलर हीट कैपेसिटी कितना हो जाएगा 3r/2। मतलब जब x का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तब हम लोग को कहा गया है कि c का वैल्यू कितना होगा 3r/2। तो इस फॉर्मूले में c की जगह लिख दीजिए 3r/2, c की जगह क्या लिख दीजिए 3r/2 इज इक्वल्स टू cv माइनस r बाय x माइनस 1। x कितना है इन्फिनिटी माइनस 1 तो इन्फिनिटी ही होगा, और एनीथिंग बाय इन्फिनिटी क्या होता है, मतलब cv का वैल्यू दिया हुआ है 3r/2। मतलब इसमें सवाल ये भी पूछा जा सकता था कि ये कौन सा गैस है, कौन सा गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, और cv निकल गया तो c डैश नहीं निकल जाएगा, 3r/2 प्लस r कितना हो जाएगा 5r/2। तो ये हम लोग के पहले पार्ट का आंसर हो गया c डैश का। दूसरा क्या कहा गया है, x डैश का आंसर, किसका आंसर, अब x डैश के बारे में पढ़िए। x डैश क्या है, यह x की वह वैल्यू है जब y 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट है मतलब y 0, मतलब इस पॉइंट के लिए c का वैल्यू क्या होगा, तो c का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल्स टू cv माइनस r बाय x को क्या कहेंगे x डैश माइनस 1। इस वाले टर्म को इधर भेज दीजिए, तो r बाय x डैश माइनस 1 ये इधर आ गया पूरा पूरा इज इक्वल्स टू cv, और cv निकाल चुके कितना है, तो r से r कटा, ये इधर आ गया 2 इज इक्वल्स टू 3x डैश माइनस 3, तो ये हो गया 5 इज इक्वल्स टू 3x डैश, इसलिए x डैश का वैल्यू कितना हो गया 5/3। समझ गए इस क्वेश्चन को, पक्का। ग्राफ को कैसे रीड करते हैं बात समझ में आया, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं। इस पॉइंट में एक बार कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, ये 3r/2 को कैसे रीड किए, ये 3r/2 ग्राफ का पॉइंट नहीं है, ये y एक्सिस का एक पॉइंट है। ग्राफ तो ये रेड वाला है, ये रेड वाला ग्राफ 3r/2 को कब अप्रोच करेगा, यहां कहीं, जो कि बहुत दूर है, ये अप्रोच ऐसे करेगा, इसको हम लोग एसिम्पटोड कहते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं, एसिम्पटोड। इस लाइन को एसिम्पटोड कहते हैं, वह लाइन जो किसी ग्राफ को बहुत दूर इन्फिनिटी पे टच भी नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे टच करता हुआ मालूम पड़ता है, उसको एसिम्पटोड कहते हैं। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तब y की वैल्यू क्या होगी 3r/2, वो c की वैल्यू, ठीक है। बाकी ये दो पॉइंट तो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम से था, क्लियर। इसको लिखिए फिर अगले सवाल करेंगे। चलिए तो हम लोग अगला सवाल करते हैं, लिखिए अगला सवाल। ये वो एडवांस वाले सीट से है जो कि मैंने बालाजी पब्लिकेशन अनुराग मिश्रा वाली बुक से दी थी आपको, ठीक है। आपको एक सीट मिला था ना पीडीएफ केटीजी थर्मो का, जो मैंने कहा था कि एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बालाजी पब्लिकेशन की बुक से है, अनुराग मिश्रा की बुक से। लिखिए क्वेश्चन, एन आइडियल गैस हैविंग initial pressure Pi and volume P1 and volume V and temperature capital T is allowed to expand adiabatically until its volume becomes 5.66 V, while its temperature falls to T/2. Its temperature falls to T/2. Find first part. How many degree of freedom do the gas molecules have? मतलब degree of freedom पूछा गया है. Obtain the work done by the gas during the expansion as a function of initial pressure and volume. मतलब वर्क डन निकालना है P1 और V के फॉर्म में. तो P1 का है लिखे, इसको P ही लिख देते हैं, P लिख देते हैं.
मतलब क्वेश्चन में P1 लिखा हुआ था, हम लोग इसको P लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो an ideal gas having initial pressure P, volume V, temperature T, तो P V T सब दिया हुआ है, इसका मतलब मोल पता है हम लोग को कितना, PV by RT, अगर यूज पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। is allowed to expand adiabatically, कैसा प्रोसेस ले गए हैं, until its volume becomes 5.66 V, वॉल्यूम कितना हो गया फाइनल 5.66 V, मतलब ये V2 दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना हो गया है T/2, मतलब ये T2 दिया हुआ है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में सोचिए, तो हम लोग PV में तो रिलेशन जानते हैं, और किस में यूज करना पड़ेगा, VT में। तो देखिए फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों दिया हुआ है, तो PV में रिलेशन क्या होता है, PV का पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रेशर को लिख सकते हैं nRT/V इंटू V का पावर गामा इज इक्वल्स टू, तो T इंटू V का पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन हो गया किसमें, PV में, टेम्परेचर और वॉल्यूम में। तो टेम्परेचर चलिए पहले इसको क्या कैसे यूज करेंगे, तो T1 V1 का पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 का पावर गामा -1। अब T1 कितना है T, V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम वो है V, उसका पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 कितना है इनटू V2 कितना है 5.66 गामा -1, सॉरी V। तो इसको देखिए, ये T से T कटा, V का पावर गामा -1 से ये V कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हम लोग के पास, ये 2 इधर चला गया, 2 इज इक्वल्स टू 5.66 का पावर गामा -1। अब आप लोग के लिए दुविधा यही होगी कि सर ये वाला इक्वेशन तो अपन ने कभी सॉल्व नहीं किया है, कैसे सॉल्व करते हैं वाला इक्वेशन, है ना। तो देखिए कुछ बुक्स जो है वो बहुत आउटडेटेड है, उनमें से ये बुक है, ये बुक क्या है, बहुत आउटडेटेड है। उस जमाने में इस ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं, और पहले एग्जाम में लॉग टेबल मुहैया करवाया जाता था, आपको लॉग टेबल देखने आना चाहिए, उसके हेल्प से हम लोग सॉल्व करते थे। मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे करते थे उसका यूज। लेकिन अब क्या होता है कि जब भी ऐसा यूज होता है ना, तो इसका वैल्यू दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यूज समथिंग लाइक दिस, ऐसा यूज किया रहेगा। 2 इज इक्वल्स टू 5.66 का पावर गामा, वैसे लिख सकते हैं 5.66 का पावर 1, ऐसे लिखेंगे ना। इसको इधर भेज दीजिए, तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में रहा, 6 दूनी 12 के 3 में रहा, 1 5 2 से 11 इज इक्वल्स टू 5.66 का पावर गामा, ठीक। तो इसको 5.66 का कितना पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं वो दिया रहेगा, और उस हेल्प से हम लोग गामा निकाल लेंगे। मान लो दिया हुआ है कि इसको लिख सकते हैं 5.66 का पावर 1.3 या 1.4, मान लो हम तुक्का मार रहे हैं, हमको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं कि मान लो 1.32 का 32 को लिख सकते हैं 5.66 का पावर 1.4 या 1.33, क्योंकि इन्हीं सब में से होना चाहिए था। तो 5.66 का पावर गामा, तो गामा कितना हो जाएगा 1.4 या फिर 1.33, ये भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है 1.68 में 4/3 1.33, 7/5 1.4, और एक और कितना था, एक और था ना 1.67, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उतना तो नहीं होगा, मतलब या तो आंसर 1.4 होगा या तो आंसर 1.33। क्या, हाँ मैं बता, वही तुक्का मारने बता रहा हूं। तुक्का इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर उसको सीख गए तो जिंदगी बन जाएगा। इसी बदौलत यूपीएससी में सिलेक्शन होता है। यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में अब बहुत पढ़ के जाते हैं, और 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका पढ़ा हुआ होगा, और 60 क्वेश्चन के आसपास बना दिए 60-70, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
मतलब तुक्का के साथ सही गलत मानते हुए, मतलब कम से कम 40 क्वेश्चन आपको तुक्का मारना होता है, 40 किसी का 45, और जितना बच्चा तुक्का मारने के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया उसी का सिलेक्शन होता है। तुक्का कैसे मारना है, जैसे पूछा जाएगा कि अकबर की 100वीं बीवी का क्या नाम था, मतलब अब किया होगा कि नहीं किया होगा नहीं पता। अरे मैं क्वेश्चन को फिर से फ्रेम कर देता हूं। कौरव में पहला था दुर्योधन, दूसरा दुशासन, 21वां वाला भाई का क्या नाम था, मतलब ये आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में तो तुक्का ही मारना है और तो कुछ है नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें बहुत सोच करके अगर तुम जितना बात पढ़े हो वो सब मिला करके तुक्का मार सकते हो, और वो जितना लोग प्रैक्टिस करते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए तुक्का इज वो शब्द आपको खराब लग सकता है, लेकिन बहुत इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग है ना, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा। तो देखो तुक्का मारना वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा हाँ वो नहीं है। 5.66 का पावर 1 जो, अच्छा यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो कुछ नहीं किया। 5.66 का पावर 1 लिखेंगे तो वो तो 5.66 ही हो जाएगा। मुझे लाना कितना था 11.323। अब 5.66 का पावर 2 लिखेंगे तो वो तो 25 से भी ज्यादा होगा, मतलब जो भी यहां लिखेंगे वो 1 और 2 के बीच में होगा, और 2 के नजदीक नहीं 1 के नजदीक होगा, क्योंकि 2 के नजदीक पहुंचने लगे तो 20 के आसपास आंसर पहुंचने जाएगा, 20-25 के आसपास। तो 2 से भी कम मतलब 1 के आसपास, तो 1.2 1.3 इसी के रेंज में होगा, या 1.4। तो 1.33 गामा का वैल्यू होता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए, और 1.4 होता है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब सूर्य भाई इसका आंसर बताओ क्या है, देखो इन दोनों में से कुछ होगा, वो उसको चेक कर दीजिए, बाकी लोग समझिए तब तक। अब इसका एक और, तो अभी के एग्जाम में क्या होता ना कि अभी के एग्जाम में लिख देता है कि 5.66 का पावर 1.33 इज इक्वल्स टू दिस, ताकि आपको हिंट मिल जाए आराम से। 1.4 देखो हो गया ना, तो ऐसा लिख देता है 5.66 का पावर 1.4 इज इक्वल्स टू 11.34, तो उससे आगे आंसर। अभी के एग्जाम में क्या होता है कि मैक्सिमम केस में लिखा रहता है, मान लो नहीं लिखा रहेगा तो ऐसा तुक्का मार देंगे, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है, 99.99% केस में लिखा रहता है। लेकिन पहले जब एग्जाम होता था ना तो नहीं लिखा हुआ रहता था, उसके बदले एक पेपर पहुंचा दिया जाता था। तो उस हम लोग के टाइम मतलब कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता था, ऐसे होता था, तो उसमें कैसे करते थे वो मैं आपको सिखा देता हूं, थोड़ा सा सीखिए। ये जो टर्म है ना, यहां पावर -1 था, इस टर्म को हम लोग को सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग बेस 10 क्या लेंगे, लीजिए। तो log बेस 10 ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका लॉग लेंगे तो पावर तो बाहर आ गया, गामा -1 इंटू लॉग बेस 10 ऑफ 5.66, और आपके पास लॉग टेबल मिलेगा। लॉग टेबल में log 2 का वैल्यू देखिए, log 2 का वैल्यू हम लोग याद भी किए हैं 0.3 होता है, ठीक। गामा -1 इंटू log 5.66 का वैल्यू देख के लिख दीजिए, लिख के सॉल्व करके गामा नहीं निकल जाएगा तुम्हें, बोलो। अभी तो मैं तो यहां तभी हम तुक्का ही मारेंगे, अभी हम तुक्का मारे, देखो log 5.6 है तो log 4 का वैल्यू हम लोग को पता है, log 4 का वैल्यू होता है 0.6, log 4 बहुत आसान है निकालना, log 4 मतलब 2 का पावर 2 बाहर आ गया तो 0.6 होता है, log 4 का वैल्यू 0.6 होता है। और log 6 की बात करें, log 6 की बात करें तो log 4 का वैल्यू 0.6 होता है, और अगर मैं log बेस 10 6 की बात करूं तो इसको लिखेंगे log बेस 10 ऑफ 2 प्लस log बेस 10 ऑफ 3, और ये होता है 0.3 और ये होता है 0.45, तो ये हो गया 0.75, ये log 6 का वैल्यू होता है। मतलब जो log 5.66 का वैल्यू होगा वो 0.60 से 0.75 के ही बीच में कुछ होगा, बोलो कितना लोगे आप इन दोनों के बीच में, 0.7 तो बहुत नजदीक हो जाएगा ना, 5, अच्छा हाँ ठीक है 5.6 0.7 ले लेंगे, कितना ले लेंगे 0.7, तो ये हो गया 3/7 इज इक्वल्स टू गामा -1, तो गामा इज इक्वल्स टू हो गया 10/7,
और 10/7 कितना होगा 1.33 7 28। समझ गए? अब दूसरा बात था वर्क निकालना। ये तो वेरी इजी। वर्क क्या होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा तो निकल ही गया, और इनिशियल प्रेशर P पता है, इनिशियल वॉल्यूम V भी पता है, फाइनल वॉल्यूम भी पता है। फाइनल प्रेशर अब निकाल लो। फाइनल प्रेशर कैसे निकाल लोगे? P1 V1 का पावर गामा इज इक्वल्स टू P2 V2 का पावर गामा। सब पता है ये सब, तो P2 निकल जाएगा ना, निकाल के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। या ये भी क्यों ही करें, nRT 1 माइनस T2 बाय गामा, ये कर दीजिए तो और आसान है। तो वर्क हो जाएगा NR T1 माइनस T2। T1 कितना था और T2 कितना था, तो माइनस करेंगे तो T/2 गामा माइनस 1 1.4 माइनस 1 0.4, और nRT को PV कहेंगे तो PV by 0.8, और 0.8 मतलब 5/4। पॉइंट उड़ेगा तो 10 ऊपर 2 से काटे 5/4 PV। समझ गए? पक्का? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि पीवी डायग्राम, लिखिए पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम का ना एक और नाम होता है, एक बार आईटी लिख देता है इंडिकेटर डायग्राम। सब कंफ्यूज कि क्या है पीवी डायग्राम को ही बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर डायग्राम। ये वाला क्वेश्चन आपके पैकेज में भी है। पीवी डायग्राम ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, ऑफ अ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस। ये भी अनुराग मिश्रा से है क्या? यस, पैकेज में भी ऐसा सवाल है। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज अ स्ट्रेट लाइन, is a straight line passing through origin, passing through origin. Find molar heat capacity in the process. Find molar heat capacity in the process. ये सूर्य भाई, तो ये रिलेटिवली बाकी से तो मुझे आसान सवाल देख के लग रहा है कि ये पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ है। अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ग्राफ से आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब कि P जो है वो V के डायरेक्टली, और इतने से हम लोग का काम बन जाएगा कि अगर P V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P को इधर भेजेंगे तो P V का पावर -1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, और P V का पावर -1 कांस्टेंट है, मतलब कैसा प्रोसेस? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और x जो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है वो कितना हो गया? -1। ठीक, तो हम आपसे क्या पूछा है? फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी इन द प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी बताइए। तो C कितना होता है? CV - R बाय x - 1। कैसा गैस है? मोनोएटॉमिक, तो इसका CV तो हम लोग को पता होता है कितना? 3R/2। तो ये हो गया 3R/2 माइनस R बाय x - 1 मतलब -2। माइनस प्लस हो जाएगा 3R/2 प्लस R/2 2R। ये एक बहुत आसान सा सवाल था, इसको लिखिए। और अगला सवाल जो मेरे पास है सूर्या भाई का है, VT कर्व फॉर, सब ग्राफ पे साथ हल हो रहा है। VT कर्व फॉर 2 मोल ऑफ अ गैस in straight line as shown. Find pressure
ऑफ गैस एट ए, और इसका ग्राफ हम यहां बना दे रहे हैं। ये VT ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ ऐसा है। ये 50 डिग्री का एंगल है और ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। ये भी सवाल मुझे रिलेटिवली आसान लग रहा है। देखिए ये VT ग्राफ जो दिया हुआ है, कैसा ग्राफ है ये VT ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस? मतलब थ्रू आउट प्रेशर सेम होगा, चाहे A पे पूछे, चाहे B पे पूछे, चाहे कहीं भी पूछे, प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट ही होगा। देखिए ये एंगल क्या है? 53 डिग्री, इसको हम लोग थीटा कह रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि इस लाइन का स्लोप बताइए, तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है? tan, तो स्लोप क्या हो जाएगा? tan 53, tan 53 कितना होता है? 4/3। इस लाइन का ये स्लोप हो गया। और हम लोग जानते हैं कि PV is equals to nRT होता है। PV is equals to, एक बात और, वह लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है उसका इक्वेशन होता है y, ये है y और ये क्या है? x। तो उस लाइन का इक्वेशन होता है y is equals to mx, y is equals to mx। तो यहां देखिए लिख सकते हैं v is equals to nr/p into t। v कौन से एक्सिस पे? देखिए y एक्सिस पे, तो v हमारा y हो गया। t कौन से एक्सिस पे है? x एक्सिस पे, और ये nr/p क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग क्या करेंगे? nr/p को किसके बराबर कर देंगे? स्लोप के बराबर। और n दिया हुआ है, कितना मोल गैस है? 2। r का वैल्यू 8.314, या शॉर्टकट वाला यूज कर देते हैं 25/3, नीचे p। ध्यान रहेगा 25/3 किसमें यूज किया हम लोग? SI सिस्टम में। और स्लोप कितना है? 4/3। तो 3 कट गया, p का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस 4 को नीचे भेज दीजिए, तो 25 अच्छा, लेकिन यहाँ ना एक चीज और देखना पड़ेगा कि इस एक्सेस पे कुछ लिखा हुआ था, ध्यान दीजिएगा, गलती हो गया मेरे पास। ये V लीटर में था और ये T केल्विन में है, एक गलती हो गई। ये वॉल्यूम लीटर में है, टेम्परेचर किसमें है? मतलब प्रेशर किसमें होगा? एटीएम में होगा। प्रेशर किसमें होगा? एटीएम में होगा। और R का वैल्यू क्या लिखेंगे? 1/12। N का वैल्यू हो गया 2, R का वैल्यू 1/, और ये हो गया P, और स्लोप कितना हो गया? 4/3। तो P इधर चला गया, अच्छा 3 से पहले काट दे, इसको 4 बार में, और 2 से ये 2 बार में, तो P हो जाएगा 1/8 ATM, मतलब 0.125 ATM। ये प्रेशर इसमें यहां फंस सकते थे। ये जो यूनिट है, यूनिट का ध्यान रखना। लीजिए सूर्या भाई लिखिए पहले इसको सब लोग। चलिए, ये सवाल अपूर्व का है और ये रियल गैस इक्वेशन के ऊपर है। रियल गैस इक्वेशन के ऊपर, मतलब रियल गैस के ऊपर सवाल है। अपूर्व का कहना है, मतलब अपूर्व ने जो चिट्ठी लिखी है मुझे, तो लिखा है कि डियर सर, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ गैस इज गिवन एज, लिखिए आप लोग इस चिट्ठी को लिखिए, द इक्वेशन ऑफ, और ये मैंने पहले नहीं बताया है, मैं भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के से इसको सॉल्व करूंगा, और जैसे जैसे मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो वैसे ही आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो मुझे मिल रहे हैं वो मैंने कभी नहीं सॉल्व नहीं किए हैं, तो जितनी बेसिक बातें आपको बताई गई है उसी का हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको भी उसी का इस्तेमाल करने आना चाहिए। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ गैस is given by PV is equals to nRT plus alpha V।
मतलब ये PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो नहीं कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। जैसे ही ऐसा बात लिख दिया, मतलब जितना बात हम लोग आज तक पढ़े हैं, हम तो सब आइडियल बात मान के चले थे, सब बात धूमिल हो गया। मतलब अब सिर्फ वही फॉर्मूला लगा पाएंगे जो बेसिक फॉर्मूला होता है। जहां भी आप आइडियल गैस मान करके जो भी फॉर्मूला डिराइव किए हैं उसको नहीं लगा सकते। और कह रहा है, बाकी कह रहा है कि इसमें n क्या है, मोल है, अल्फा कांस्टेंट है, मैं ये लिख देता हूं, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, t कह रहा है टेम्परेचर है। अब आगे लिखता है क्वेश्चन, अपूर्व आगे लिखते हैं कि इनिशियल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas is P0 and T0. Initial pressure and temperature of 1 mole of gas is P0 and T0. Find work done by the gas when temperature doubles isobarically और अपूर्व ने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, P0 T0 by R by P0 minus अल्फा, दूसरा P0 T0 by R upon P0 plus अल्फा, तीसरा P0 T0 R ln2 और चौथा none of these। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपसे यही चीज IIT मतलब एक्सपेक्ट करता है कि आपको ऐसे ही नई चीज को देख के डर नहीं लगना चाहिए, आप कम से कम उसको अटेम्प्ट कीजिए और हो सकता है अटेम्प्ट करने में बन जाए। ऐसा मैं अभी कह रहा हूं, हो सकता है कुछ देर बाद में कहूं कि मैं इस अभी नहीं बता रहे, कल बताएंगे, है ना। लेकिन IIT आपसे ये एक्सपेक्ट करता है और मेरा उम्मीद ऐसा लग रहा है फर्क है, अभी तक फर्क है कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा और आपको भी डरना नहीं चीजों से, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो ये इक्वेशन है, जब जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और मोल 1 है। अब आपसे पूछा गया है वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क, पॉजिटिव वर्क पूछा गया है। और वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन PdV। वर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन PdV। ये तो किसी प्रोसेस के लिए नहीं होता, किसी भी प्रोसेस, तो डेफिनेशन है वर्क का। और कह रहा है कि व्हेन टेम्परेचर डबल्स, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डबल हो गया, मतलब अब टेम्परेचर फाइनली जो हो गया कितना हो गया 2T0, पहले P0 था, कितना हो गया। और क्या कह रहा है कि ये कैसा हुआ, मतलब इस दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये कैसा प्रोसेस है, आइसोबेरिक। लेकिन आइसोबेरिक वाले फॉर्मूले नहीं चलेंगे हमारे, क्योंकि क्या हम वहां आइडियल गैस मान के बताए थे। तो आइसोबेरिकली मतलब प्रेशर फाइनली भी कितना है, फाइनल प्रेशर भी अगर हम लोग को अभी जरूरत पड़ेगा तो कितना यूज करेंगे हम लोग, P0 ही यूज करेंगे। वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन PdV और P के बदले हम लोग लिखेंगे nRT by V प्लस अल्फा इंटू dV, ठीक है। तो वर्क होगा इंटीग्रेशन nRT by V dV प्लस इंटीग्रेशन अल्फा dV। वर्क होगा इंटीग्रेशन nRT को हम लोग लिख सकते हैं PV माइनस अल्फा V। अच्छा, यहां पे मुझे एक दो बात और समझाना है, याद है लिख दिए। अब यहां पे मैंने एक कैलकुलेशन अपने मन में किया, वो मैंने बोला नहीं आप लोगों को। देखिए, इंटीग्रेशन जो है उसको परफॉर्म करने का कुछ रिस्ट्रिक्शंस होता है। जैसे ये इंटीग्रेशन लोग परफॉर्म कर सकते हैं बहुत इजीली, अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन V हो जाएगा, बहुत आसान इंटीग्रेट कर पाऊंगा। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि nr तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t कांस्टेंट नहीं है, t तो चेंज कर रहा है,
और v भी चेंज कर रहा होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट ये दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है इसमें देखिए दो वेरिएबल है, टेम्परेचर भी और वॉल्यूम भी। तो दो वेरिएबल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, मुझे उसको एक वेरिएबल में लिखना होगा तभी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी क्या मुश्किल है? पक्का? तो अब देखिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे कि वर्क होगा इंटीग्रेशन nRT को हम रिप्लेस कर देते हैं PV माइनस अल्फा V से बाय V dV। बोलिए ये समझ में आ रहा है सब लोगों को? अब ये V दोनों के पास भेजिए तो वर्क होगा इंटीग्रेशन, ये V इसके पास भेजेंगे तो P dV, फिर से तो वही आ जाएगा P dV ही आ जाएगा, फिर से तो इससे कोई फायदा नहीं आ रहा है। nRT को अगर हम लोग लिखते हैं PV माइनस अल्फा V, चलिए इससे यहां से जो इतना किए थे किसी काम का नहीं था, इसको मिटा दे रहा हूं। इतना करके कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सॉल्व करके वापस से P dV पे पहुंच गए थे, तो इसको मिटा ही देते हैं, किसी काम का नहीं है। तो एक बात लेकिन ये कर सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू P तो कांस्टेंट है ना, P क्या है? P को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या? इंटीग्रेशन dV, बचा क्या? इंटीग्रेशन dV। और dV की वैल्यू हम लोग निकालने का सोचते हैं। क्या निकालने का सोचते हैं? dV का वैल्यू। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे हम लोग, इसको क्या कर दे तो P देखिए कांस्टेंट है, V का डिफरेंशिएशन dV। ऐसा आप लोग डिफरेंशियल सीखे हैं? कोई बात नहीं सीखे होंगे तो मैं बताता हूं। आप इसको डिफरेंशिएट करो, समझो मान लो t के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में समझना चाहे। तो मान लो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो P कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन 1 वो V के रेस्पेक्ट में होता है। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे? dV by dx। मतलब जिसका कर रहे हैं उसके बदले एक चेन रूल में ये लिखना होता है। अब यहां देखो nRT कांस्टेंट, nR कांस्टेंट, P का डिफरेंशिएशन और अल्फा कांस्टेंट, V का डिफरेंशिएशन 1, बाकी dV by dx। तो ये dx कट गया। तो हम लोग कभी भी ऐसा लिख सकते हैं कि P dV is equals to nR dt plus अल्फा dV। ठीक है, तो P dV का ही वैल्यू लिख देते हैं। P dV से कितना हो जाएगा? nR dt का इंटीग्रेशन, ये पहले लिख देते हैं nR dt प्लस अल्फा dV। तो वर्क हो गया nR कांस्टेंट है बाहर, dt का इंटीग्रेशन प्लस अल्फा कांस्टेंट है बाहर, dV का इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन हमें dV का तो वैल्यू चाहिए था ना, अभी भी गलती है। P कांस्टेंट है बाहर, P का ही वैल्यू लिखते, dV का वैल्यू देखिए, इसको इधर भेजिए तो P माइनस अल्फा इंटू dV इज इक्वल्स टू nR dt हो जाएगा। तो dV का वैल्यू कितना हो जाएगा? nR dt बाय P माइनस अल्फा, और P और अल्फा दोनों क्या है? तो बाहर निकाल लीजिए, P बाय P माइनस अल्फा बाहर, nR भी बाहर, बचा क्या? dt का इंटीग्रेशन। और dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां कर देंगे? टेम्परेचर पहले T0 था, फाइनली 2T0 हो गया। और प्रेशर जो था ना P0 ही हमेशा है, तो P को क्या लिख देते हैं? ये प्रेशर तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, nR भी बाहर और dt का इंटीग्रेशन T, पहले अपन रेट पुट करेंगे 2T0 माइनस T0 क्या हो जाएगा? ये वर्क हो जाएगा। और n शायद दिया हुआ 1, n कितना है? तो n का वैल्यू 1 लिख दीजिए। तो P0 T0 R बाय P0। ठीक है, तो अब नहीं भी सॉल्व किए थे तो दो चार जो चीज सीखे उससे करके बार बार इधर उधर करके देखे तो फाइनली एक तरह से हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए। और जब नहीं पहुंच पाए तो उसको मिटा दी, कट कर दी। ठीक है, जिसी को बोलते हैं मेहनत। ठीक है, नए नए क्वेश्चन को देखने का, सॉल्व करने का यही आपका जरिया होना चाहिए। ठीक, तो लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल
देखिए ये सवाल जो पूछे अंकित, ये सवाल मैंने क्लास में कराया है साहब। खाली क्वेश्चन को यहाँ जो रिप्रेजेंट किया गया थोड़ा अलग तरीके से किया गया है, तो आप लोग डर गए होंगे, मतलब वो डर गया होगा बेसिकली। क्वेश्चन लिखिए, टू आइडेंटिकल, ये सिंगेज से है, टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब्स are interconnected by a thin glass tube. A gas is filled in these bulbs at NTP. अब बताओ अंकित, दो ग्लास बल्ब कनेक्टेड है थिन ट्यूब से, तो कुछ याद आ रहा है? कौन से कॉन्सेप्ट का है ये? कौन से टॉपिक का नाम बताओ? हाँ, टू चैम्बर्स कनेक्टेड विथ, क्या कॉन्सेप्ट था अंकित? बता दियो, तुमसे सवाल बन जाएगा बस। बोलो, बाकी लोग बोलो, किसको किसको? दोनों में मोल कांस्टेंट, मतलब सिस्टम का मोल कंजर्व रहता है, और दूसरा प्रेशर दोनों बल्ब में सेम रहता है, दोनों चैम्बर में प्रेशर सेम रहता है। यही कॉन्सेप्ट यूज करता था। टू आइडेंटिकल ग्लास बल्ब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ थिन ग्लास ट्यूब, अ गैस इज फिल्ड इन बोथ द ट्यूब्स एट एनटीपी। एनटीपी पे फिल किए, इसका क्या मतलब कि प्रेशर कितना है 1 atm दोनों में, और टेम्परेचर 273 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलिए, क्योंकि दिया नहीं आगे टेम्परेचर। आगे कह रहा है इफ वन बल्ब इज प्लेस्ड, इफ वन बल्ब, बल्ब मतलब बेसिकली चैम्बर होता है, ऐसा वाला बल्ब देखो ना, पीला वाला पहले बल्ब आता था ना, तो ग्लास का चैम्बर बेसिकली। इफ वन बल्ब इज प्लेस्ड इन अ हॉट बाथ, in a hot bath and other in ice bath, एक को हॉट बाथ में लिखे, दूसरे को आइस बाथ में, और जब भी आइस बाथ कहे तो उसका टेम्परेचर कितना समझना है 0 डिग्री सेल्सियस, then pressure becomes 1.5 times temperature of hot bath is, और ऑप्शंस है 100 डिग्री सेल्सियस, 182 डिग्री सेल्सियस, 182 डिग्री सेल्सियस, 256 डिग्री सेल्सियस, 546 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहले हम लोग सिचुएशन बना लें, तो ऐसा सिचुएशन दिखेगा, एक ये कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, दोनों में प्रेशर सेम होगा, कितने के बराबर 1 atm, उसको हम लोग पीपी लिख दें, प्रेशर कितना लिख दें पीपी, जो वॉल्यूम होगा V नॉट लिख दें, और टेम्परेचर T नॉट, प्रेशर भी P नॉट अच्छा लगेगा, ये P नॉट और ये T नॉट। मोल कितना, दोनों में बराबर है सब चीज, तो मोल भी N नॉट। एक बार और बताए थे कि PV इज इक्वल्स टू nRT हम लोग हमेशा एक चैम्बर के लिए लिखते हैं, तो यहां से N नॉट कितना आ जाएगा P नॉट V नॉट बाय RT नॉट, ये N नॉट हो गया। इनिशियल टोटल मोल कितना हो जाएगा, इनिशियल टोटल मोल्स जितना इधर है उतना ही उधर भी है, तो 2 P नॉट V नॉट बाय RT नॉट। अब कह रहा है कि इसमें से एक बल्ब, ये ऐसा गोला गोला शेप का है, तो एक बल्ब को हम लोग इसमें डायग्राम में ऐसे दिखाया है, देखो खतरनाक डायग्राम, बच्चा देख के डर जाए ऐसा। इसमें आइस रखे हुए ऐसे, तो आइस भी दिखाया है, और दूसरा हॉट वाटर, जो भी मतलब हॉट कुछ है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर पूछा, तो बेसिकली क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से गैसेस इधर उधर जाएंगे, और जब गैस चला जाएगा पूरा, तो जितना प्रेशर यहां होगा उतना ही प्रेशर, और अब का प्रेशर दिया हुआ 1.5 P नॉट यहां का भी, और यहां का भी कितना। यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी ट्यूब से कनेक्टेड है, दोनों में प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। और इसका टेम्परेचर हो गया T, इसका टेम्परेचर कितना हो गया 273 केल्विन, क्योंकि ये आइस बाथ में है,
वॉल्यूम तो V0 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं वॉल्यूम में। अब इसका मोल लिखेंगे N1, इसका मोल लिखेंगे, कितना लिखोगे मोल, PV/RT, तो क्या लिखोगे 1.5 P0 V0 बाय, ये तो T0 ही है ना, 273 डिग्री को T0 ही कहते हैं, तो RT0। और इसमें कितना लिखोगे मोल N2, 1.5 P0 V0 बाय R इंटू T, R इंटू T। और इनिशियल टोटल मोल जितना है, फाइनल टोटल मोल भी उतना ही होना चाहिए। फाइनल टोटल मोल लिखिए 1.5 P0 V0 बाय R, दोनों में है ना, 1.5 P0 V0 बाय R कॉमन ले लिए, बचा 1 बाय T0 जिसका वैल्यू था 273 प्लस 1 बाय T जिसका वैल्यू निकालना है, इज इक्वल्स टू 2 P0 V0 बाय R T0, मतलब 273 R। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये P0 V0 से ये P0 V0 निपट गए, ये R से ये R कट गया। अब आगे कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये 1.5 क्या लिख देते हैं, 3/2, 3/2। तो आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएगा, 3/2 देखो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिखेंगे 3/2 इंटू 1/273 प्लस 3/2t इज इक्वल्स टू 1/273। अच्छा 2 बार, इस वाले टर्म को उधर भेज दो, तो 3/2t इज इक्वल्स टू 2/273 माइनस 3/2 इंटू 273, 3/2t इज इक्वल्स टू, उसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 273, और दो बार में क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 तो 1, मतलब ये 2 से 2 भी कटा, t को इधर भेज दिए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 9, 7 21 का 2, 819 केल्विन, लेकिन डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ आंसर, तो 273 माइनस कर दो, यही वाला होगा 546 में लगता है ना, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है अंकित, अगला सवाल जो है वो सिंगेज का एग्जांपल 12 है, इसमें मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है, देखिए कि एक 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, कैसा गैस है, 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस, 1 मोल मोनो एटॉमिक गैस है, और इसको एक प्रोसेस से ले गए, साइक्लिक प्रोसेस से। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें जहां से चले घूम फिर के वहीं आ गए, उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और एक बात याद रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में क्योंकि जहां से चले घूम फिर करके वहीं पहुंच गए, इसका मतलब स्टेट चेंज नहीं हुआ, और स्टेट चेंज नहीं हुआ इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, 0 होता है। और अगर डेल्टा यू 0 है, इसका क्या मतलब कि अगर हम लोग वर्क मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे तो Q इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो जो टोटल हीट होगा, डेल्टा यू तो 0 हो गया, वो टोटल वर्क के बराबर होता है। ये बात याद रखना है साइक्लिक प्रोसेस में। तो ये साइक्लिक प्रोसेस एक दिया हुआ है, उसका टीवी ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, टीवी ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये A है, ये D है, ये B है, ये C है। तो A से B गए, B से C आए, C से D गए, D से वापस आए। तो साइकिल क्या है, A से B, B से C, C से D और D से A। अब इस बारे में कुछ लिखा है कि A से B जो है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। A से B कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, बातें नहीं। A से B क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। B से C जो है वो है कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताने क्या है, हम लोगों को तो पता ही है कि A से B में वॉल्यूम क्या है, सॉरी B से C में वॉल्यूम क्या है, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस है। B से C कैसा प्रोसेस है,
आइसोकोरिक। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है इसका मतलब वर्क डन इन D2C जब जरूरत पड़ेगा तो क्या यूज कर देंगे उसको, 0। ठीक, आगे लिख रहा है कि C से D जो है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन है। CD जो है वो क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो हर वर्ड से तो आप परिचित है। और फिर कह रहा है कि D से E जो A जो है वो है हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से कांस्टेंट वॉल्यूम है मतलब वर्क क्या होगा D से A में 0। एक बात और, कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में हीट कितना होता है, डेल्टा U के बराबर, और कितना होता है NCV डेल्टा T। ये भी याद रखना है कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में। अब आगे लिख रहा है सवाल, बहुत पूरा एक पन्ना सवाल है ये। द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट A एंड B एटसेट्रा आर डिनोटेड बाय PA, मतलब A पे जो प्रेशर है वो PA है, B पे जो प्रेशर है वो PB है, इस तरह T, इस पे जो टेम्परेचर है वो TA है, इस पे जो टेम्परेचर है वो TB है। और कह रहे हैं गिवन दैट TA इज इक्वल्स टू 100, TA कितना है 100 केल्विन है, एंड PB इज इक्वल्स टू, PB जो है यहां पे वो 7/3 PA है। कितना है 7/3 PA, एंड PC जो है मतलब यहां पे ये जो यहां पे प्रेशर है वो है 1/3 PA, मतलब PA/3 है। ठीक है, यहां तक ये सारा डेटा दिया हुआ था। अब सवाल शुरू होता है। अभी तो सवाल पूछा कहाँ है कुछ, अभी तो खाली दे रहा था सब, है ना। तो ये केशव जी लिखते हैं हमारे लिए, सर 1 मोल गैस का इतना बात पहले आप लिख दीजिए। अब बताइए हमें अगली चिट्ठी में पहला पार्ट कि व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B, वर्क डन इन A to B बता दीजिए। दूसरा, हीट लॉस बाय द गैस इन प्रोसेस B to C, हीट लॉस इन B to C। और तीसरा TB। इतनी बातें केशव ने पूछी है। अब केशव की चिट्ठी का जवाब देते हैं हम लोग। अच्छा, TB में दिया हुआ है क्या? PB 2/3 PA है, इसमें तो 7/3 लिखा हुआ है। श्योर है आप? सेम क्वेश्चन है क्या? मतलब ये तो बोल रहा सिंगेज का, इसमें तो सिंगेज लिखा हुआ है एग्जांपल 12, तो उसमें हो सकता है अलग सवाल होगा। तुमको कौन सा कहाँ ये क्वेश्चन मिला जो सीट हम भेजे थे उसमें? तो उसमें ये सारा डेटा सेम है, बाकी सब डेटा सिंगेज वाला चेक कर लो, चेक कर लो, कोई बात नहीं, ऐसा गड़बड़ी हो सकता है। वैसे उससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, यूज करना होगा जो यूज कर लेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं तो वो 7 लिखता है वो 2 कैसा दिखता है? 7 ही था ना कैसा? अरे चलो कोई बात नहीं, जो ये लिखा है ना उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर। अच्छा हाँ, इसमें भी 1000 केल्विन ही लिखा हुआ जी, मेरे से ये 1000 केल्विन ही लिखा हुआ है। तो PB में मान लो कि 2/3 है, बोलो क्या ही फर्क पड़ता है इससे? अरे इससे कुछ ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, खाली वैल्यू में है। तो मैं मान लेता हूँ वो जो बोल रहा है कि वही सही है, उसमें PB का वैल्यू 2/3 है। सॉल्व कर लेते हैं, फिर 7/3 रख के आप सॉल्व कर लीजिए अगर 7/3 होगा तो। चलिए अब सॉल्व करें सवाल को। पहला सवाल क्या पूछा है? वर्क डन इन A to B, A से B प्रोसेस में वर्क डन बताइए। A से B प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है, और
इस प्रोसेस में प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कुछ पता है, वर्क निकालना है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में बताइए वर्क का क्या फार्मूला होता है? NR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। N दिया हुआ है 1, जहां भी यूज करना वो यूज कर लेंगे। गामा भी पता है, कैसा गैस है? मोनोएटॉमिक। गामा कितना होता है? 5/3। तो पता है गामा हम लोग को। और T1 और T2, T1 पता है हम लोग को, T2 निकल गया तो बल्ले बल्ले काम निपट जाएगा। बोलो अब T2 कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ऐसा होता है। तो प्रेशर को ऐसे रहने दीजिए, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? nRT बाय P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट पावर गामा। तो ये हो जाएगा P इंटू T का पावर गामा बाय 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये हम लोग पहले भी लिखे थे, अभी मत पूछना कैसे आया है। अब लिखो इनिशियल प्रेशर PA इंटू इनिशियल टेम्परेचर 1000 का पावर, इस टर्म का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, गामा बाय 1 माइनस गामा। तो गामा कितना है? 5/3 बाय 1 माइनस 5/3। तो ये कितना हो जाएगा? -5/2। कितना हो जाएगा? -5/2 इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल के लिए हो गया। फाइनल प्रेशर PB पता है हम लोग कितना? 2/3 PA इंटू टेम्परेचर निकालना है TB, उसका पावर कितना हो जाएगा? -5/2। तो सबसे पहले देखिए TA से ये PA निपट गया, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1000 बाय TB का होल पावर कितना हो जाएगा? -5/2 इज इक्वल्स टू, पावर अगर माइनस में मतलब ये पलट जाता है तो क्या लिख दूं मैं? TB बाय 1000 का पावर 5/2 इज इक्वल्स टू 2/3, और उधर भेज देंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/3 का पावर, तो TB कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 2/3 का पावर 2/5, ये TB हो गया। अब इसका वैल्यू 2/3 का पावर 2/5 का वैल्यू दिया हुआ होगा कितना? 0.850। तो कौन लिखेगा? तो लिख दिया करो यार। अच्छा हर चीज अभी से करवा लोगे? क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्या हम करेंगे? दिया होगा वैसे, क्योंकि हमको पाएगा ये कर नहीं पाऊंगा मैं। फिफ्थ रूट निकालते निकालते हालत खराब हो जाएगी। कितना तुक्का मारेंगे? बोलो 0.850। तेज बनता है कि लड़का ना, मास्टर को परेशान करे कि आज, है ना, मुझे पता है। खैर तो ये लिख देंगे 0.850। तो ये कितना हो जाएगा? 850 केल्विन। बताइए इतना परेशान होना पड़ता हम लोग को। यहाँ रख देंगे तो वर्क निकल जाएगा। n कितना हो गया? 1। r की वैल्यू 25/3 लिख दीजिए। T1 माइनस T2, तो 1000 माइनस 850, 150 बाय गामा माइनस 1, 5/3 माइनस 1, 2/3। तो 3 कट गया, 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 75 बार में 75 गुना 25 कितना होता है? तो 25 50 125 के 5 हाथ में रहा 12, 25 7 175 और 12 187, 1875 जूल। बोलो पहले पार्ट का आंसर यही है कि सब? 1875 जूल। कौन बोलेगा? तो भी देख के बोलो। आगे चलिए, हीट लॉस इन BC। इस वाले प्रोसेस में हीट लॉस, तो BC कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, और इसमें हीट क्या होगा? NCV डेल्टा T। NCV डेल्टा T, तो N तो पता ही है, CV तो पता ही है। डेल्टा T निकल गया तो काम बन जाएगा हम लोग का। बोलो, और डेल्टा T कैसे निकालेंगे? देखिए यहां से यहां तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहां से यहां तक वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और यहां से हमें प्रेशर देखिए आधा हो गया। यहां प्रेशर था 2/3 PA और यहां कितना हो गया? 1/3 PA। देखो बोलो, तो प्रेशर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? यहां पे टेम्परेचर कितना था? 850 केल्विन। यहां पे कितना हो जाएगा? 425 केल्विन।
तो हीट जब आप निकालेंगे Q, बाप रे इतना हम लिखे हैं, आप लोग कैसे लिखेंगे वो वीडियो देखते बाद तो फिर भी पीछे जाके लिख लेगा, है ना। तो खैर सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग खुद से ज्यादा अच्छे से। n हो गया 1, Cv हो गया 3r/2 डेल्टा टी, डेल्टा टी में सब फाइल माइनस इंसर होता है, तो -425 हो जाएगा। r का वैल्यू लेके कैलकुलेट कर दीजिएगा। और हीट निगेटिव आया मतलब हीट क्या हुआ है, लॉस हुआ, हीट क्या हुआ है, लॉस हुआ है। Td यहां का टेम्परेचर, तो अब देखिए यहां से यहां कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, और यहां से यहां एडियाबैटिक। इस पॉइंट का आपको प्रेशर भी पता है और टेम्परेचर भी पता है। प्रेशर पता है ना Pa/3, और टेम्परेचर कितना 425 TC। तो आप इस पॉइंट का प्रेशर मान लीजिए PD और टेम्परेचर TD, तो कितने वेरिएबल, 2। पहला इक्वेशन आप लिख दीजिए इस प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक के लिए प्रेशर और टेम्परेचर में, तो एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, और दूसरा आप इसके लिए लिख दीजिए प्रेशर और टेम्परेचर में इक्वेशन, यहां और यहां के लिए। यहां पे भी तो सब चीज पता है ना, PA TA, तो PD TD में एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगा, फिर दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको करिए, ये भी सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता फिर मैं भी बता दूंगा। चलिए भाई, तो यहां पे हम लोग को टेम्परेचर पता था। अब बाद में यहां देख लीजिए सब लोग, यहां पे हम लोग को टेम्परेचर पता था 425 केल्विन। हम लोग को यहां का प्रेशर और यहां का टेम्परेचर निकालना है, PD और TD पूछा है बेसिकली आपसे, TD निकालना है। तो हम लोग पहले यहां से यहां तक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अभी लिखे थे Pt का पावर गामा/1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और गामा/1 माइनस गामा का वैल्यू भी निकाले थे कितना, -5/2, ठीक है, -5/2 अभी निकाले थे। चलिए Pc कितना है, Pa/3 इंटू TC 425 का पावर -5/2 इज इक्वल्स टू, यहां का प्रेशर PD इंटू TD का पावर -5/2, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। अब यहां से यहां चलिए, यहां से यहां जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोलिए, ये टीवी ग्राफ था, ग्राफ मिल गया एक्सेस का, टीवी ग्राफ था, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब P/T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, P/T इज इक्वल्स टू, तो क्या लिखेंगे, PD/TD, PD/TD इज इक्वल्स टू Pa/100, सॉरी 1000, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। सॉल्व कर दे अब इसको, डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पे Pa कट जाएगा ना, ये जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 1000/3 हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को डिवाइड करने आता ना, और ये 425 का पावर -5/2 इज इक्वल्स टू, ये PD कटा, ये सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो TD का पावर हो जाएगा 1 -3/2। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो दे बता दे, नहीं दिया हुआ है, बैठ दिया होगा कि क्या, वो जो पहले दिया हुआ था ना, वो सारा दिया हुआ था, 1/425 का पावर 5/2, ये नहीं दिया हुआ है, बैठ दिया होगा। इसका 5 गुना करेंगे फिर रूट लेंगे जी, हाँ 5 गुना करेंगे ना, 425 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 425 को कुछ लिख सकते हैं क्या, किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, लिख भी नहीं सकते। पावर भेद में करना पड़ेगा, चलो करते हैं। TD का पावर -3/2, इसको लिख देते हैं 1/TD का पावर 3/2। इसको जब भेज दो, TD का पावर 3/2 इज इक्वल्स टू, इसे पता चला गया 425 का पावर 5/2 बादरी इंटू 3/1000,
अब चलिए पहले ना दोनों साइड स्क्वायर कर दो, पहले क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा TD क्यूब और ये हो जाएगा 425 का पावर 5, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया 10 का पावर 6। अब क्यूब रूट ले लो, अब क्या करो, क्यूब रूट ले लो, तो इसका क्यूब रूट 3 उधर नहीं, मतलब क्यूब रूट ही हुआ था, तो 425 का पावर 5/3, 9 का क्यूब रूट, 9 का क्यूब रूट बाय 10 का पावर 2, 10 का पावर 6 का क्यूब। ठीक, अब मैं इसका रफली आंसर बता दे रहा हूं, रफली आंसर कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब रूट 2.1 या 2.2 होगा, ठीक है, तो ये मान लीजिए 2.2 होगा। 425 का पावर 5/3, 425 के आसपास किसी का क्यूब होता है क्या, 7 का होता है 343 और 8 का होता है 512, तो सारे साथ मान लेते हैं 7.5, मतलब इसका क्यूब रूट 7.5 उसका गुना 5, 7.5 5 बार करेंगे तो 7.5 इंटू 7.5 50 के आसपास, 2,500 गुना 7.5 14 15,000 के आसपास आएगा, और 15,000 दूनी 30,000 के आसपास, 30,000 में 100 से काटो तो 300 के आसपास, 310 के आसपास, देखो 300 के आसपास आंसर क्या, 500 के आसपास है, अच्छा 500 अब मूडी में लेके नहीं बताएंगे सर, आप करिए कैलकुलेशन। अरे भाई ये सब वैल्यू दिया रहेगा, खास करके ये वैल्यू तो दिया रहेगा, ये तो फिर भी क्या किया ना लास्ट में कि उसको वो वाले को हमें ला दिया कि वहाँ पे जो पहले वैल्यू दिया होता ना वो यूज हो गया। 425 को कुछ लिख सकते हैं क्या, देखना 425 को कुछ लिख सकते हैं, देखो 25 गुना 17 5 28 25 गुना 17 तो कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है, एक सॉल्व करके आंसर लाना, ठीक है, और कुछ नहीं था आज के लिए, इतना काफी रखते हैं, ठीक है। अब मैं थक गया डाउट बताते बताते, तो आज जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल किए, मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतना डाउट पूछ रहे हैं, वेरी गुड। कल हम लोग HCV स्पेसिफिक करेंगे, कल आप लोग सब HCV के सिर्फ डाउट पूछेंगे। HCV के मेरे पास ऑलरेडी 15-17 डाउट है, उसको हम लोग कल करेंगे, 15-17 नहीं 5-7 है, उतना आप लोग कर लेंगे पहले, फिर जो एक्स्ट्रा डाउट होंगे वो करेंगे, जो पहले आज दिया हुआ है पहले वो करेंगे, और ये अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए मुझे, ठीक है, उनको करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।